एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि झारखंड की जो जनता है, जिसने लगातार अस्थिर सरकार का पूरा स्वरूप देखा है, जिसके चलते वहां के तमाम जमीनी मुद्दे पीछे छूट गए थे। आज अभी आपने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और जब जनता बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेती है तो जो वर्तमान सरकार के प्रति उनकी नाराजगी है वो भी सामने आ रही है। और ये जनता का जनादेश एनडीए गठबंधन के पक्ष में आएगा और मजबूत सरकार मिलेगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस विकसित भारत के सपने को लेकर चल रहे हैं, जिसमें झारखंड में तो जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वहां पर धर्मांतरण का मुद्दा हो, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा हो, जिनको दरकिनार किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, इसको लेकर जनता के बीच में एनडीए गठबंधन गया है। और एनडीए गठबंधन को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि रोटी बेटी माटी की लड़ाई है, और रोटी बेटी माटी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत जनादेश के साथ 23 नवंबर को आपको बनती हुई दिखाई देगी। चलिए वापस आपके पास आएंगे, लेकिन जमाल शेख प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमाल जी, परिवार के बीच में अलग टकराव दिखाई देता है, एनसीपी में जो टकराव था वो अलग दिखाई देता है, असली एनसीपी नकली एनसीपी की लड़ाई भी सामने आई, साथ ही फिर यहां पर जो एक कद है राजनीति में शरद पवार का, उसकी भी बात हुई। लेकिन अब ये जो एग्जिट पोल है, क्या लगता है ये कितने सच साबित होते हुए दिखाई देते हैं? ऐसा है कि देखिए, जो परिवार की लड़ाई और असली एनसीपी और नकली एनसीपी का जो है वो लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया था कि माननीय शरद चंद्र जी पवार जो उन्हीं की असली एनसीपी और उन्हीं को बहुमत मिला था। जो हमने वहां पे 8 सीट हमने लिया था, 10 सीट हम लड़े थे, जिसमें 8 सीट में हमें बहुमत के साथ हमें जीत हासिल हुई। और एग्जिट पोल का जो सवाल है, जो आप अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से वो आंकड़े उल्टे होने वाले हैं। जो हमारी महाविकास आघाड़ी है वो 60 से 65 165 सीट पे अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जमाल जी, आप ये जो दावा कर रहे हैं, यहां तो गतिरोध तो साफ तौर पे दिखाई देता है, आपके अंदर खाने भी दिखाई देता है, अजीत दादा के पास भी दिखाई देता है। अजीत दादा क्या वापस आने वाले हैं क्या? क्योंकि अजीत दादा बांटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे वाला, उस पर समर्थन नहीं कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका बारामती को लेकर भी दिखाई देता है। आज जो सुप्रिया जी का एक जो ऑडियो जो वायरल होने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई देता है। चल क्या रहा है अंदर खाने? देखिए, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता को और मुंबई के लोगों को मालूम है कि जो अजीत दादा ने निर्णय लिया था राष्ट्रवादी को तोड़ के महायुति के साथ जाने का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिशन लोटस है उसके अंतर्गत और ईडी सीडी सीबीआई के जो दबाव तंत्र है उसके वजह से ही उन्होंने शरद पवार के साथ जो है गद्दारी करके उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था। और ये हो सकता है कोई राजनीति में है संभव कि वो वापस आ भी सकते हैं। राजकुमार जी, संभव तो सब कुछ है राजनीति में, जैसे अभी शेख साहब कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कई जगह से ये खबरें आई कि शरद पवार के फोटो तक लगवाए अजीत पवार ने कई जगह, जब चुनाव प्रचार हो रहा था। इसे कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ ये जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, मतलब जो कहा जा रहा था कि शरद पवार का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, यदि हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो क्या वो प्रभाव नहीं रहा, या 23 तारीख का इंतजार हमको करना चाहिए? देखिए, जहां तक अजीत पवार द्वारा शरद पवार के फोटो और नाम के इस्तेमाल की बात है, तो हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर व्यक्तिगत जनाधार की बात करें तो शायद सभी दलों के आर पार वो सबसे बड़े नेता हैं जिनका अपना जनाधार है। बाकी के पास दल का जनाधार है, उनका अपना जनाधार, और सबसे अनुभवी नेता भी है जी। और तो जी, उनकी छत्र छाया में भी राजनीति की, अजीत पवार उनकी उंगली पकड़ के राजनीति में आए, उनके बढ़ाने पर आगे बढ़े, तो अचानक उनको अपने दम पर राजनीति करना मुश्किल लगा। और इसीलिए अगर आपने देखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई कि आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करिए, उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल बंद करिए। जी सर, ठीक है, ये लड़ाई हुई, परिवार में अलग अलग हुए, और देखिए ये महायुति और महाविकास आघाड़ी की जब हम बात करते हैं, ये इतने सारे जब मिल गए, एक शरद गुट हो गया, एक अजीत पवार गुट हो गया, इधर शिंदे गुट हो गया, इधर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो गया, ऐसे में सर क्या जनता कंफ्यूज हुई इस बार? हुई कि नहीं हुई? उनके दिमाग में भी वो खिचड़ी थी कि नहीं थी, हम किसको दें, कौन किसके साथ है? ये हुआ क्या राजकुमार जी? मुझे लगता है कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए 4 महीने पहले जी, और उसमें जिस तरह के नतीजे आए महाराष्ट्र में, तो उससे मतदाताओं का कंफ्यूजन तो कहीं नहीं था।
मतदाता तब भी सबको पहचान रहे थे और जिसको जैसी नजर से देखते हैं वैसा उन्होंने जनादेश जन समर्थन को दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। वो बदली है जो महायुति सरकार है उसके द्वारा की गई लोक लुभावन योजनाओं से, घोषणाओं से और चुनावी समीकरण और सीट के बंटवारे में जिस तरह की समझदारी दिखाई गई है उससे। तो ये कंफ्यूजन कहीं नहीं है मतदाताओं के मन में। लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ है उससे जनादेश का रुख थोड़ा बहुत बदल सकता है। जहां तक शरद पवार की आपने बात कही, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी पार्टी टूटी और बमुश्किल 1 दर्जन विधायक उनके पास बचे थे, 40 विधायक अजित पवार ले गए। उसके बावजूद अगर शरद पवार की पार्टी को महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे में 80 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ये शरद पवार के दबदबे का ही संकेत है। अब उनमें से कितनी जीतेंगे, क्या होगा, वो 23 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल राजकुमार जी, एक सवाल मेरा भी था लेकिन मैं वापस आऊंगा तब आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल मेरा दरअसल इस बात को लेकर था कि जो विचारधारा की जो फूट हुई है आपस में, उसको बैलेंस करना कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत देर से हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह जी जुड़ी हुई है। ऋचा जी, 60-40 की बात इस चुनाव में बहुत हुई है कि बाहर से जो रोहिंग्या है वो आने वाले हैं, उनको रिप्लेस करने वाले हैं, उनके हाथ में सत्ता चली जाएगी, तमाम तरह की बातें हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पीएम भी जब आए उन्होंने भी इस मुद्दे को एनकैच किया। क्या ये जो मुद्दे हैं इनका असर पड़ेगा, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के वक्त में जो 5 आदिवासी, लोकसभा चुनाव आपकी जगह 5 आदिवासियों की जो सीटें थी उस पर जो जेएमएम है वो काबिज हुआ था, कांग्रेस काबिज हुई थी, क्या फिर से एक बार कुछ ऐसा ही आप परिवर्तन देखती है कुछ? नहीं, देखिए, जनता जिन जमीनी मुद्दों की अवैध घुसपैठियों की बात है वो एक बड़ा मुद्दा है, वो बेहद जमीनी मुद्दा है। और उस जमीनी मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने लगातार न सिर्फ दरकिनार किया है बल्कि उसको प्रश्रय देने का काम किया है, जिसके चलते वहां का जो आम, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित समुदाय हो, वो प्रभावित हो रहा है, लगातार उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। और इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में जहां पे भी चुनाव लड़ता है उसके पास सिवाय मजहबी तुष्टीकरण के कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है जनता के बीच में जाएगा। वो केवल मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर पूरी लड़ाई लड़ना चाहता है और जनता इसको नकार रही है। जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के चेहरे को देख रही है, उनके विकास के विजन को देख रही है और उसमें अपने राज्य को शामिल करते हुए विकास पथ पर आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें युवा और महिला बढ़ चढ़कर एनडीए गठबंधन का साथ दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जता है, जिसका परिणाम आपको 23 नवंबर को जमाल जी जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं मैडम आपकी इस बात पे। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं, या ये जो अभी एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाई ध्रुवीकरण, जो बटेंगे तो कटेंगे का जो विषय रहा, जिसको 15 रैलियां की योगी आदित्यनाथ ने उठाया इस मुद्दे को, वो चल पड़ा, तो क्या वो काम कर गया जमाल जी? नहीं, काम नहीं करने वाला है। महाराष्ट्र की जनता है, पढ़ी लिखी समझदार जनता है। मुंबई एक भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे इस तरीके की नफरत की भाषा और नफरत की राजनीति न कभी महाराष्ट्र ने सहा है न सहेगा। मैं हंस रही इसी पर प्यारी, जैसे मैडम ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण कर रही है, और जबकि देख रहे हैं पूरे देश में भाजपा जो है धर्म के नाम पे नफरत फैला के राजनीति कर रही है। जातिगत जनगणना की बात आप कहते रहे ना सर, इसलिए वो शायद बोल रहे थे कि आपके गठबंधन ने जातिगत जनगणना की बात फिर उठाई ना। वो जरूरी है क्योंकि आज हमारे देश में कई ऐसे वर्ग है, समाज है जो अभी भी पिछड़े वर्ग है, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, यही राहुल गांधी जी का कहना है। तो अगर जाति जनगणना होता तो उसमें गलत क्या है? अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं जमाल जी, ऋचा जी जल्दी से बटेंगे तो कटेंगे, तो आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की काम तो जो है वो जो है कांग्रेस करती है, या कहें कि जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी का उसने करने की कोशिश की, तो फिर ये बटेंगे कटेंगे नारा तो आपका था? नहीं, देखिए, बटेंगे और कटेंगे नारा नहीं है, बटेंगे और तो कटेंगे ये ऐतिहासिक तथ्य है। और जब जब देश में सिद्धों के बीच में या फिर राष्ट्र के लोगों के बीच में जब जब बांटने की प्रवृत्ति आई है तो उसका परिणाम हम लोगों को देखना पड़ा है। चाहे वो आप आजादी का पूरा आंदोलन देख लीजिए या फिर तमाम आंदोलनों में हम देख सकते हैं, जब जब हमारे अंदर फूट पड़ी है तभी हमारे ऊपर किसी ने राज किया है। और ये हमारे लिए चुनावी ऋचा जी बीच में एक सवाल मैं आपको इंटरप्ट करके पूछ रहा हूं।
पर ये जो विधानसभा के चुनाव है, आपको नहीं लगता कि यहां पर जनता के मुद्दे जो थे अगर उसको उठाते तो शायद ज्यादा आपको बेनिफिट होता? किसानों की बात करते, महिलाओं की बात करते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते। आपने पूरा चुनाव डाइवर्ट कर दिया सिर्फ इसी विषय पर कि बटेंगे तो कटेंगे, बाकी मुद्दे पूरे गौन हो गए। नहीं, देखिए, बटेंगे तो कटेंगे कोई चुनावी नारा नहीं है, ये इस देश की एकता और अखंडता का सवाल है। लेकिन जहां तक आपने बात की शिक्षा की, रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा की, तो उसको लेकर लगातार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में भी काम कर रही है और झारखंड में भी हमारे प्रमुख मुद्दों में से ये था कि बेटियों की सुरक्षा किस तरीके से होगी, युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, और जिसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक महिलाएं और युवा आज जो है एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम आप ठीक है। लेकिन जी, जैसे महाराष्ट्र की विचारधारा देखिए तो हमारे हिसाब से हमने जो सर्वे किया है, हमने जो जनता का मूड देखा है, तो उस हिसाब से महाविकास आघाड़ी की सरकार ही बन रही है। जी, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने 2.5 साल लिया और 2.5 साल के अंदर कुछ काम नहीं करते हुए आखिरी के 1 महीने में सारे निर्णय ले लिए, और 10 दिन के अंदर तो ऐसे निर्णय लिए कि जैसे क्या बताए, टोल माफी, लाडली बहना, ये वो सब सारे जो है 10 दिन के अंदर लिए। अगर उनको करना ही था तो 2.5 साल उनके पास था, 2.5 साल में अच्छे से ये कर सकते थे। और एक महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि महाराष्ट्र खुददारों के साथ जाती है, गद्दारों को कभी माफ नहीं करती है। ठीक। तो आप कह रही हैं गद्दारों को माफ नहीं करती, लेकिन अभी इसके पहले भी जब हमारे साथ जुड़े हुए थे और प्रवक्ता थे वो एनसीपी के, वो ये कह रहे थे कि जो पढ़ी लिखी जनता है वो समझती है कि लोगों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन उनको पता है कि किस मुद्दे पर वोट करना है। लेकिन पढ़ी लिखी जनता ने तो आज जो जिस तरह से अभी वोटिंग परसेंटेज आया है, अभी राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं और वो अभी बात कर रहे थे इससे पहले कि मुंबई की जब बात करते हैं वहां पे कई इलाकों में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज दिखाई दिया, 1 बजे तक जो है पोलिंग बूथ खाली पड़े रहे, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपनी खासी रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज वैसे भी निराश करता है, तो आपको लगता है कि वाकई में आप जो कह रही हैं उसने काम किया है? क्योंकि यदि घोषणाओं की बात करें, योजनाओं की बात करें, वो तो कांग्रेस ने भी अपनी 5 गारंटियों की बात की है, महाविकास आघाड़ी ने तो अपनी बात की ही है, महायुति ने भी कई सारे जो है लोक लुभावन वादे लोगों के सामने रखे हैं। देखिए क्या हुआ है कि अचानक से जो ये तारीख डिक्लेयर की है 20 नवंबर की, उसके अंदर बीच में दिवाली आई, और जो रिजर्वेशन टिकट जो लोग जाते हैं दिवाली के अंदर बाहर, तो रिजर्वेशन टिकट का पीरियड 4 महीने का होता है। तो इसी वजह से लोगों ने अपनी टिकट बुक करवाई थी, तो आधे लोग तो बॉम्बे में मेरे को लगता है भी नहीं, और सब आने वाले 22-23 तारीख के अंदर। तो इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज मुंबई के अंदर बहुत इफेक्टिव रहा कि लोग है नहीं और लोग वोटिंग हुई नहीं। और बाकी जितने जो वोटिंग है, तो हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, जैसे डिक्लेयर हुआ इलेक्शन कि थोड़े थोड़े जो है 10 से 12 हजार जो वोटर्स है, वो वोटर्सों का नाम ही निकाल दिया गया है और उनको वोटिंग करने में मिला नहीं है। आज मैं बोरीवली की बात करूं तो मेरे ही घर के 5 से 6 लोगों का वोटिंग यादी में नाम नहीं है, लेकिन उनका जब आप एप्लीकेशन पे और उस पर डालते हैं, उनका जो कार्ड है उसका बूथ नंबर भी आ रहा है और उसका सीरियल नंबर भी आ रहा है, और उधर पे दूसरे किसी का नाम है और फोटो लेडीज का है और नाम जेंट्स का आ रहा है। तो ये सारी गड़बड़ी हुई है, इसीलिए भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का कम होना या ज्यादा होना एक तो मैटर करता ही है, लेकिन राजकुमार जी समझना आपसे हम ये भी चाहते हैं कि चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, जो वादे किए गए हैं फ्री बीज के, वो तो बहुत सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि देखिए 1500 रुपए 2 करोड़ महिलाओं को दिए जा रहे थे, 3 किस्तों में दिए जा चुके थे, और महायुति ने कहा कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो 2100 रुपए हम इसको कर देंगे, जबकि महाविकास आघाड़ी कहती है कि अगर हम आते तो हम 3000 रुपए कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात भी कही, युवाओं को हर महीने 4000 रुपए देने की बात कही। तो ये जो वादे हैं, किसके वादे किस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ट्रेंड चल पड़ा है इसका वोटर्स पर कितना असर? ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ये लोकतंत्र के लिए और प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब है। आप बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, आप महंगाई को नियंत्रित करने की बात करें कि आम आदमी की क्रय शक्ति के अंदर खान पान की जो जरूरी चीजें हैं वो हों,
आपके अंदर होता क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा नजर आती है। महायुति सरकार 1500 रुपए दे रही है लाडली बहनों को, 2100 का वायदा कर रही है, तो महाविकास आघाड़ी कर रही है 3000 देंगे। भाई आप अपने घर से तो नहीं देंगे, न पार्टी के कोष से देंगे, न बनने वाला मुख्यमंत्री अपनी जेब से देगा। ये पैसा टैक्स पेयर्स का है और टैक्स पेयर देश के और प्रदेश के विकास के लिए टैक्स देता है। रेवड़ियां बांट करके की आपके वोट बटोर के सत्ता में आने के लिए टैक्स पेयर पैसा देता नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात कर लें तो लगभग 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार रही और लगभग 2.5 साल ही महायुति को हो गया। तो आपने अपने शासन काल में जो जो काम किया उस पर वोट मांग लेते, या तो मान लीजिए आपने काम नहीं किया, और काम किया तो शायद आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, आपको अपने काम पर भरोसा नहीं। तो कुल मिलाकर के इस ट्रेंड को रोकने की जरूरत है। और दुर्भाग्य है जिसका कि चुनाव दर चुनाव देख लें, पिछले करीब 10 विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में इस तरह के चुनावी वायदे वोट बटोरने में मददगार साबित होते हैं। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही मतदाताओं की बनती है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर वोट न दें। राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम है जमीन पे, मुफ्तखोरी वाला नहीं, उस पर वोट दें, उनके कामकाज पर वोट दें, उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है उस पर वोट दें, किस तरह का देश और प्रदेश वो बनाना चाहते हैं उस पर वोट दें। तो जिम्मेदारी मतदाताओं की भी है और राजनीतिक दलों की भी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कर्ज ले ले जी, किस तरह की रेवड़ियां बांट, हाँ, एक दिन होगा अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी। हमने आसपास के कई देशों में देख भी लिया है। हाँ, और यदि आप इस तरह की फ्रीबीज की योजनाओं की बात करते हैं, घोषणाओं की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि विकास नहीं हुआ, तभी आपको इन योजनाओं पर जाने की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं कि भाई जनता जो है वो 2100 पर विश्वास कर रही है, वो 3000 पर विश्वास नहीं कर रही यदि एग्जिट पोल पर जाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ समीर रवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेएमएम के हैं। समीर जी स्वागत है। और जेएमएम को लेकर जो झारखंड के लोगों ने अधिक वोटिंग की, अभी इससे पहले एक प्रवक्ता थे जेएमएम के, वो ये कह रही थी कि भाई बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, बहुत खुश हैं, 23 तारीख पर विश्वास करेंगी, जो नतीजे सामने आएंगे उस पर वो करेंगी, भी एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं कर रही हैं। पर वो कह रही थी कि अत्यधिक वोटिंग हुई है, लोग खुश होकर घरों से बाहर निकले हैं। वैसे ये कहा जाता है, ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा था कि जब अधिक वोटिंग हो तो फिर बदलना चाहती है जनता। आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? ये एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं वो आपके पक्ष में बहुत लगते नहीं हैं, उसके बाद जब ये वोटिंग अत्यधिक हो गई है झारखंड में, इसे कैसे देख रहे हैं समीर जी? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जहाँ तक हमारे पैनलिस्ट मैडम ने कहा है और अधिक मतदान की जो बात है, झारखंड में कहीं ना कहीं विगत जो 1.5 साल से भी विपक्ष ने जो सरकार को बदनाम करने का काम किया, यहाँ की प्रगति को रोकने का जो प्रयास किया, सरकार को जो गिराने का प्रयास किया, और लगभग आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जैसे मैया सम्मान योजना या अन्य जो भी योजना राज्य सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता के लिए लाई थी, उसे रोकने का जो विभिन्न प्रकार से प्रयास किया गया, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी भी माध्यम से, तो जनता ने उत्साह के साथ ही नहीं गुस्से के साथ भाजपा को आज मतों के द्वारा जवाब देने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे हमारा ये दावा भी है कि 50 से प्लस इंडिया गठबंधन की सीट झारखंड में आएगी। और एग्जिट पोल पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग सर्वे करने के तरीके होते हैं। बहुत सारे यहाँ के जो लोकल न्यूज चैनल हैं झारखंड के, वो इंडिया गठबंधन को 50 प्लस सीट दिखा रही हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो यहाँ के लोकल न्यूज चैनल्स हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं लोकल ही रहते हैं, गांव ग्राम के ही रहते हैं, और उनकी जो पहुंच रहती है वो लगभग सभी बूथों तक रहती है। अकॉर्डिंग टू आप जो नेशनल न्यूज चैनल्स रहते हैं वो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो ये एक रहा है, हमने बहुत सारे चुनाव में इस चीज को देखा है। और जनता ने जो वोट किया है वो हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ जो खड़ी है वो उसका जवाब दिया है। और जो विपक्ष के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो ये षड्यंत्र जो रचा 2-2.5 साल में, जो झारखंड सरकार को स्थिर करने का जो प्रयास किया, उसका जवाब आज मत के द्वारा यहाँ की जनता ने दिया है। जी, हालांकि समीर जी, जो डेमोग्राफी को लेकर, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विषय उठाए बीजेपी ने, आदिवासी अस्मिता को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जिस तरह के विषय उठते रहे, तो आपको नहीं लगता कि लोगों ने इस पर भी ध्यान दिया होगा, या सिर्फ आप जो कह रहे हैं सिंपैथी वोट ही हेमंत सोरेन जी को मिले होंगे?
नहीं, सिंपैथी वोट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हेमंत जी को जो वोट मिले वो उनके काम के आधार पे वोट मिला है। उन्होंने जो जनता के लिए किया, जो जनता के लिए सोचा है, क्योंकि आप भी जानती हैं 24 साल का झारखंड हो चुका है, लगभग उसमें 17 से 18 वर्ष जो है वो भाजपा ने यहाँ पे शासन किया, पर जनता को किसी भी प्रकार का लाभ वो नहीं दे पाई, उनके जो उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतर पाई, काम नहीं कर पाई। फिर हेमंत जी आए, हेमंत जी ने बहुत चैलेंजिंग, ये जो 5 साल रहा उनका बहुत चैलेंजिंग रहा, चाहे कोरोना काल के माध्यम आप देखे होंगे उस समय का दौर जो था। उसके बाद लगातार केंद्र सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, मैं स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि सरकार को गिराने का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठे आरोप में जेल भेजने पर काम किया। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है, वो भी आपको जानकारी होगी। और रही बात अभी आपने जो कहा कि डेमोग्राफी का मुद्दा, तो डेमोग्राफी का मुद्दा झारखंड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये आप यहाँ पे डेमोग्राफी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करने का जो भाजपा ने प्रयास किया, झारखंड को जो तोड़ने का प्रयास किया, एकता को जो तोड़ने का प्रयास किया, वो यहाँ पे कभी भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जी वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ लगातार फमीदा हसन जी भी जुड़ी हुई है, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट से जुड़ी हुई है। फमीदा जी, एक बार बार बात होती है कि गद्दार और ईमानदार, या हमारे पक्ष वाले आपके पक्ष वाले, इसको अब तक एनसीपी साबित नहीं कर पाई है। क्या इसका कुछ सिंपैथी वोट आपको मिल पाया? क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े उसमें सीधा मुकाबला है, जो बताता हूं मैं आपको। 51 सीटें ऐसी है जहां पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। इसी तरह 38 सीटें ऐसी है जहां पर अजीत दादा और शरद पवार जी के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। तो ये जो सिंपैथी है, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर होता